वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए होगी। नोटसेट 10, RGPGI, RRB और जो अदर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं CHO के कहीं भी, उनके लिए सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसमें आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे पूरा टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक कवर करेंगे अपन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं APH। OBG का टॉपिक है एंटी पार्टम हेमरेज। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर डिलीवरी इज। प्लेसेंटा का प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाना यूटेराइन वॉल से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एब्रिप्टिव प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी है फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन डी है कोल्ड प्रोलेप्स। तो इन चार ऑप्शन में से क्या होगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब तो होता है प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन से नहीं, लो लाइंग होता है, लो लाइंग इन यूट्रस। मतलब यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है जब भी प्लेसेंटा का, तो वो नॉर्मल पोजीशन में ना होके सर्विक्स के पास में होता है। और फीटल डिस्ट्रेस का मतलब प्लेसेंटा से कोई मतलब नहीं है। वैसे प्लेसेंटा के सेपरेशन से ज़्यादा कोई वो नहीं है। यहाँ ओनली पूछा आपसे प्री मैच्योर सेपरेशन क्या करता है प्लेसेंटा का। कोड प्रोलेप्स का मतलब जो कोड होती है वो बाहर निकल जाती है, सर्विक्स से वेजाइनल कैविटी के थ्रू बाहर निकल जाती है बिफोर डिलीवरी ऑफ फीटस, तो उससे हम अपन कोड प्रोलेप्स कहते हैं। लेकिन जो ऑप्शन ए है एब्रिप्टिव प्लेसेंटा, वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसका मतलब होता है नॉर्मल पोजीशन पर इम्प्लांटेड प्लेसेंटा का प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाना, टाइम से पहले सेपरेट हो जाना। तो अपन बात करते हैं ये किस कैटेगरी में आता है और होता क्या है। यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट है। क्वेश्चन के साथ साथ अपन टॉपिक पढ़ते जाएंगे। टॉपिक का नाम होगा अपना APH, फुल फॉर्म होगी एंटी पार्टम हेमरेज। एंटी पार्टम हेमरेज। आई होप आपको समझ में आएगा पूरा टॉपिक। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें इसमें कि APH को हम कहाँ से लेकर कहाँ तक माना जाते हैं। मतलब जो भी पूरा प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसमें कहाँ से कहाँ तक APH हम मानते हैं। तो एंटी पार्टम हेमरेज आफ्टर वायबिलिटी टू टिल द फीटस डिलीवरी तक। कहाँ से? आफ्टर वायबिलिटी 20 वीक पे मानी जाती है और वो 28 वीक तक, 20 से 28 वीक भी में वेरी करती है वायबिलिटी का टाइम। तो इस टाइम से स्टार्ट होकर 20 से 28 वीक, मतलब आपको मानना है कि 28 वीक के बाद में APH माना जाता है। 28 वीक के बाद से लेकर फीटस की डिलीवरी होने तक। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ लिखा हुआ है फीटस की डिलीवरी तक। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज होगा लेबर का, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, आल्सो इंक्लूडेड इन APH में इंक्लूड होगा ये भी, क्योंकि बोला क्या है डिप्रेशन में आफ्टर वायबिलिटी टू टिल द फीटस डिलीवरी। तो फीटस डिलीवरी थर्ड स्टेज में होती है लेबर के में, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डिलीवरी नहीं होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर भी APH में इंक्लूड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें APH की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखना है आपको। मोस्ट कॉमन जो APH होता है वो प्लेसेंटा से रिलेटेड होता है, प्लेसेंटल सेपरेशन से रिलेटेड। तो प्लेसेंटल सेपरेशन से रिलेटेड कौन सी कंडीशन होती है वो आपको ध्यान रखना है। प्लेसेंटा से रिलेटेड APH की कंडीशन दो होती है। पहली होती है प्लेसेंटा प्रीविया, और दूसरी होती है एब्रिप्टिव प्लेसेंटा। ये मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है APH की। तो अपन इन दोनों को ही पढ़ने वाले हैं।
अब इसमें अपन दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो जो प्लेसेंटा एब्रेशन है या फिर इसको बोलते हैं एब्रेप्टिव प्लेसेंटा, ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। एब्रेप्टिव प्लेसेंटा, एब्रेप्टिव प्लेसेंटा अकर्स मोस्ट कॉमन। और सेकंड नंबर होता है पाया जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये हमने इसकी नॉर्मल सी बात देखी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अपना जो क्वेश्चन था वो एब्रेप्टिव प्लेसेंटा ही था। तो यहाँ तक हमने नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन को अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंटल हेमरेज इज आल्सो नोन एज। एक्सीडेंटल हेमरेज को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है वासा प्रीविया, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी है एब्रेप्टिव प्लेसेंटा, ऑप्शन डी है सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। तो बात करें अपन एक्सीडेंटल हेमरेज को नाम से जानते हैं, वो होता है एब्रेप्टिव प्लेसेंटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एब्रेप्टिव प्लेसेंटा को हम जानते हैं एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से, या फिर एक्सीडेंटल हेमरेज को जानते हैं एब्रेप्टिव प्लेसेंटा के नाम से। तो अब यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, एक्सीडेंटल हेमरेज या फिर एब्रेप्टिव प्लेसेंटा। एब्रेप्टिव प्लेसेंटा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात करें, इसको जानते हैं एक्सीडेंटल हेमरेज के नाम से। एक्सीडेंटल हेमरेज, क्योंकि नॉर्मली जो इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा है नॉर्मल पोजीशन में सिचुएटेड होता है, इम्प्लांटेड होता है, लेकिन एक्सीडेंटली वो प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि पहले से कोई पता नहीं होता है इसके बारे में। अभी जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, उसमें तो क्या है, प्लेसेंटा एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल पोजीशन पे इम्प्लांटेड होता है, तो वो कंडीशन अपने को पहले से पता होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक्सीडेंटली ये सब कुछ होता है। एकदम से ही क्या होगा, किसी वजह के कारण प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल हेमरेज। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन से प्लेसेंटा का प्री मैच्योर से ऑपरेशन हो जाना एक्सीडेंटल हेमरेज या फिर एब्रेप्टिव प्लेसेंटा कहलाता है। इसके बात करें अपन कोज की, तो मोस्ट कॉमन कोज अननोन होता है। और बात करें इसके रिस्क, क्या रिस्क हो सकता है इसके लिए, कौन सी बात रिस्क हो सकती है, तो मोस्ट कॉमन जो रिस्क होता है इसके लिए वो है हाइपरटेंशन ऑफ स्पाइरल आर्टरी। जो स्पाइरल आर्टरी यूट्रस को प्लेसेंटा को जो ब्लड सप्लाई करती है, उनमें हाइपरटेंशन होना, हाइपरटेंशन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज। इनमें हाइपरटेंशन होने की वजह से जो प्लेसेंटा का बेड होगा, जहाँ प्लेसेंटा अटैच होता है, वो डैमेज हो जाता है और उस वजह से प्री मैच्योर सेपरेशन होने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन रिस्क क्या होता है, हाइपरटेंशन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज। इसके अलावा अदर रिस्क आपको ध्यान रखना है, जैसे ट्रॉमा हो गया, कोई भी रोड ट्रिपिंग एक्सीडेंट हो गया, या फिर सडन डिकम्प्रेशन हो जाएगा प्लेसेंटा का पॉलीहाइड्रोमिनोज के द्वारा कारण, कोई सब्सटेंस अब्यूज करती है मदर, उसके वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। या फिर पुअर इम्प्लांटेशन है, जो फीटल फाइब्रोनेक्टिन होता है वो अगर सर्वाइकल म्यूकस में या सर्वाइकल सिक्रेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब वहाँ जो कनेक्शन है वो लूज हो रहा है, आपको समझना है। अब बात करें इसमें कौन कौन सी कंडीशन पाई जाती है एब्रेप्टिव प्लेसेंटा में जब भी हेमरेज होता है, तो कौन कौन सी कंडीशन इंक्लूड होती है, या पैथोजेनेसिस बोल सकते हैं आप इसको। तो
तो एक तो होता है रिवील्ड। रिवील्ड रिवील्ड का मतलब होता है जो ब्लीडिंग होगी, जो हेमरेज होगा वो एक्सटर्नली ब्लीड होगा, वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा। एक्सटर्नल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है रिवील्ड में। सेकेंड बात करें वो होता है कंसील्ड। सेकेंड होता है कंसील्ड। कंसील्ड में क्या होता है? कंसील्ड में एक्सटर्नल वेजाइनल ब्लीडिंग एब्सेंट होती है। एक्सटर्नल वेजाइनल ब्लीडिंग एब्सेंट। हेमरेज तो होता है लेकिन जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आता है इस कंडीशन में। तो क्या होता है? जो ब्लीडिंग है वो रेट्रो प्लेसेंटल नेचर की होती है। ब्लीडिंग इज रेट्रो प्लेसेंटल, मतलब जो प्लेसेंटा है और यूट्रस है, ये यूट्रस अपना और ये प्लेसेंटा है, तो ये ब्लीडिंग जो होगी वो इसी, ये प्लेसेंटा है, जो ब्लीडिंग होगी वो यहीं अंदर ही ब्लड इकट्ठा होता जाएगा, जिसे बोलते हैं कंसील्ड। और जो अपना रिवील्ड है, तो रिवील्ड में तो ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये प्लेसेंटा था, इसमें ब्लड बाहर निकलता है वेजाइना के थ्रू। ये आपको ध्यान रखना, ये अंतर दोनों में, रिवील्ड और कंसील्ड में। अब कंसील्ड में दो कंडीशन हो सकती है, एक तो अगर ब्लड अंदर इकट्ठा होगा तो क्लोट फॉर्मेशन हो सकता है। अब क्लोट लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। और एक कोयुविलेयर यूट्रस, कोयुविलेयर यूट्रस देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है, इसको अपन एक नाम से जानते हैं, वो है यूट्रो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, आल्सो नोन एज यूटेरो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, इस नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कलेक्शन हो जाता है ब्लड का, जो यूट्राइन की लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम हो या फिर मायोमेट्रियम, उनके बीच में जो ब्लड का इकट्ठा हो जाता है उसे बोलते हैं कोव्यूलेयर यूट्रस। ये आपको ध्यान रखना है, कोव्यूलेयर यूट्रस किस कंडीशन में पाया जाता है, ये भी आपको कई बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखना है। एब्रूप्टिव प्लेसेंटा के कंडीशन में कोव्यूलेयर यूट्रस पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? ब्लड इकट्ठा हो जाता है यूट्रस की लेयर्स के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, जो रिवील्ड टाइप का ब्लड होता है जिसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग पाई जाती है, उसको क्लासीफाई किया जाता है पेज क्लासिफिकेशन के थ्रू 4 टाइप में, 4 ग्रेड में। तो आपको ध्यान रखना है पेज क्लासिफिकेशन। पेज क्लासिफिकेशन, इसमें अपन ब्लीडिंग के आधार पर जो कितना ब्लड लॉस हो रहा है उसके आधार पर 4 ग्रेड देते हैं पेज क्लासिफिकेशन में। और ये रिवील्ड टाइप का जो एब्रूप्टिव प्लेसेंटा है उसी को डिफाइन करता है। सबसे पहले बात करें ग्रेड की, तो आप इसको ग्रेड भी बोल सकते हो या फिर रिवील्ड भी बोल सकते हो आप। रिवील्ड 0, मतलब जो रिवील्ड 0 है उसका मतलब है सेपरेशन ऑफ, परसेंटेज ऑफ सेपरेशन, यहाँ अपन सेकेंड लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ सेपरेशन 10 लेस देन 10%, जो प्लेसेंटा है वो लेस देन 10% से भी कम सेपरेट हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें ही, तो रिजल्ट क्या होगा? अगर ये 10% से कम सेपरेट हुआ है तो इसका मतलब ब्लीडिंग बहुत कम होगी, मिनिमम ब्लीडिंग, और जो वाइटल होंगे वो स्टेबल होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, वाइटल स्टेबल होंगे रिवील्ड में और ब्लीडिंग भी मिनिमम होगी, क्योंकि अभी जो सेपरेट हुआ है बहुत कम हुआ है, तो वहाँ से ब्लीड भी कम लॉस होगा, ब्लड भी। नेक्स्ट बात करें रिवील्ड पस्ट। रिवील्ड पस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सेपरेशन होता है वो 10 to 20% होता है, जो प्लेसेंटा है वो 10 से 20% सेपरेट हो जाता है। और इसमें
माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलती है, माइल्ड ब्लीडिंग, और वाइटल्स होंगे वो स्टेबल होंगे। अभी वाइटल स्टेबल मतलब जो अपाचार है वो स्टेबल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें इसमें रिवील्ड 2, रिवील्ड 2 की बात करें या फिर ग्रेड 2 की बात करें तो इसका मतलब है 20 से 30% सेपरेशन। जो प्लेसेंटा है वो 20 से 30% सेपरेट हो चुका है अब तक। और बात करें इसमें क्या क्या होगा, मॉडरेट ब्लीडिंग होगी, मॉडरेट। अगर आपको क्वेश्चन में ये रिजल्ट देके पूछेंगे कि कौन सा ग्रेड का एब्रिप्टिव प्लेसेंटा है, मॉडरेट ब्लीडिंग होगी और वाइटल अनस्टेबल होंगे, मतलब जो अपाचार है वो अनस्टेबल होगी। आपको अपाचार दी होगी क्वेश्चन में, वो आपको ध्यान रखना है। और लास्ट जो अपना है रिवील्ड या फिर ग्रेड 3, इसमें जो सेपरेशन होता है वो मोर देन 50%, जो प्लेसेंटा है वो 50% से ज़्यादा सेपरेट हो जाता है। और इसमें देखते हैं सीवियर ब्लीडिंग होगी और पीटल की डेथ हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग और डेथ, ये दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी। अपाचार एब्सेंट होगी इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बात करें अपन रिवील्ड और कंसील्ड में एक छोटा सा क्लासिफिकेशन, जो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि रिवील्ड में ब्लीडिंग विजिबल होगी, कंसील्ड में नॉन विजिबल होगी। वैसे ही बात करें पेन की, तो अगर ब्लड बाहर निकल रहा है तो पेन कम होगा, लेकिन अगर ब्लड अगर इकट्ठा हो रहा है अंदर बॉडी में तो पेन सीवियर हो सकता है। फीटल हार्ट रेट साउंड की बात करें तो रिवील्ड में प्रेजेंट होता है और जो कंसील्ड होता है उसमें एब्सेंट होता है। ये आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें। आगे बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस भी आपको उनके सिम्टम्स के आधार पे बताना है। जो सिम्टम्स आ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा है, हाइपरटेंशन थी, किसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो पेशेंट के सिम्टम के आधार पे आपको डायग्नोसिस करना है। लास्ट अपनी इसमें बात करें मैनेजमेंट, एब्रिप्टिव प्लेसेंटा का मैनेजमेंट। बात करें मैनेजमेंट की अपन, तो मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है अगर मदर में हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो कंट्रोल करना है हाइपरटेंशन को, क्योंकि हमने देखा हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कोज है इसका, सॉरी रिस्क है इसका। और इसके अलावा बात देखना हाई रिस्क मदर, ऐसी मदर्स जिनमें पहले भी ऐसी कंडीशन हुई हो या फिर पहले आपको कोई सिम्टम दिख रहा हो, तो ऐसी मदर्स पे मॉनिटरिंग करना है। ऐसी मदर्स को मॉनिटरिंग ऑफ हाई रिस्क मदर, हाई रिस्क मदर की मॉनिटरिंग करना है रेगुलरली। अगर आपको ब्लीडिंग दिख रही है, फीटल हार्ट रेट लो दिख रही है, तो आपको मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट बात करें इसमें प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से भी एब्रिप्टिव प्लेसेंटा हो सकता है, इसीलिए आपको फोलिक एसिड सप्लीमेंट भी रेगुलर देने हैं। फोलिक एसिड सप्लीमेंट। और ये तो हमने देखा प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। अब देखते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। एब्रिप्टिव प्लेसेंटा की कंडीशन में फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हमेशा जो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन बताना है, असेसमेंट ऑफ अपाचार, फीटल हार्ट रेट को असेस करना है। सबसे पहला नर्सिंग इंटरवेंशन यही है। बात करें जनरल मैनेजमेंट की, अपन जनरली मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं इसका, तो जनरल मैनेजमेंट होता है रिसक्सिटेशन। जो ब्लीडिंग हुई है तो हमें वहाँ पे फ्लूइड देना है, जनरल मैनेजमेंट यही होता है, रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन जनरल मैनेजमेंट में होता है। बात करें अपन बेस्ट मैनेजमेंट की, यहाँ
अगर आपसे बेस्ट मैनेजमेंट पूछे एग्जामिनर, बेस्ट मैनेजमेंट, तो आपको बताना है क्लोटिंग फैक्टर एंड फिब्रिनोजन आपको देना है। क्लोटिंग फैक्टर एंड फिब्रिनोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लीडिंग हुई है कंसिल टाइप की, उसमें कोगुलोपैथी की कंडीशन है और जो क्लोटिंग फैक्टर वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलर ब्लीडिंग होगी, ब्लड इकट्ठा होगा अंदर ही, कंसिल टाइप का है, तो जो क्लोटिंग फैक्टर हैं वो कम होंगे। तो इसी वजह से आपको ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लोटिंग फैक्टर और फिब्रिनोजन देने होते हैं। तो बेस्ट मैनेजमेंट यही होता है। रिस्ट्रक्चरेशन में क्या है, हम जो ब्लड लॉस हो रहे हैं उसको वापस दे रहे हैं, लेकिन अगर अपन ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करेंगे तो वो कितना आप फ्लूइड दो वो वापस ब्लड में निकल जाएगा, ब्लड बाहर निकलेगा, तो आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बेस्ट मैनेजमेंट होगा आपका तो वो यही होगा, क्लोटिंग फैक्टर देना और फिब्रिनोजन एडमिनिस्टर करना। इनसे क्या है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर आपसे पूछे डेफिनेटिव मैनेजमेंट, एब्रेविएटिव प्लेसेंटा का डेफिनेटिव मैनेजमेंट अगर आपसे पूछे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट, तो ये बताना है आपको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब आपको डिलीवरी कंडक्ट करवानी है नॉर्मली, यही इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है। तो हमने एब्रेविएटिव प्लेसेंटा को अच्छे से देखा, सारी बातें जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो सारी बातें देखिए। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये कोविलियर यूट्रस कौन सी कंडीशन में पाया जाता है, ये भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आ गया है वापस आपके, कोविलियर प्लेसेंटा इज सीन इन, कोविलियर यूट्रस या प्लेसेंटा कौन सी कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी है PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है PPH पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन डी है एक्सीडेंटल हेमरेज। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, ये देखने को मिलता है एक्सीडेंटल हेमरेज या फिर इसी को बोलते हैं एब्रेविएटिव प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा प्रीविया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन कौन से प्लेसेंटा प्रीविया के कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए है पेनलेस ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी है कोजलेस ब्लीडिंग, ऑप्शन डी है रिकरेंट ब्लीडिंग। तो अपन यहाँ पे देखते हैं इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कौन सा नहीं, मतलब हमें प्लेसेंटा प्रीविया को पढ़ना होगा इसके लिए। अब अपन पढ़ते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के लिए बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया, यह है प्लेसेंटा प्रीविया। इसका मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का मीनिंग होता है, इसका मीन्स होता है मी पस्ट। जैसे वहाँ एक्सीडेंटल हेमरेज था, यहाँ है मी पस्ट, मतलब जो प्लेसेंटा है वो पहले निकलने की कोशिश करता है यूट्रस से, क्योंकि एक तो वो इम्प्लांट भी लोअर बॉडी में होता है यूट्रस की में, और प्री मेच्योर सेपरेशन होता है लोअर बॉडी से, तो पहले निकलने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मी पस्ट। इसके डेफिनेशन की बात करें तो होता है इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसमें लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ये इम्प्लांट होता है। इसका मोस्ट कॉमन कोज की बात करें तो अननोन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रिस्क फैक्टर की बात करें तो या तो कोई जो आपकी डेसिडुआ है जहां इम्प्लांटेशन होता है उसमें कोई डिफेक्ट है, वुमेन मल्टीपेरा है, माल न्यूट्रिशन की एनीमिया है, या फिर ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी की वजह से। मतलब ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी का मतलब होता है जो यूट्रस है उसमें अनअवेलेबिलिटी है जो न्यूट्रिशन की, जो यूट्रस है प्लेसेंटा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने की जगह नहीं मिल रही है, ब्लड सप्लाई पुअर हो सकती है, इसी की वजह से भी
जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। या फिर मल्टी डायरेक्शनल विलाई, इसका मतलब होता है जो जनरली नॉर्मल प्रेगनेंसी एम्ब्रायो होता है वो न्यूट्रिशन एक फिक्स एरिया से लेता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, चारों तरफ से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो इस वजह से वो नॉर्मली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में एस्टेब्लिश हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपको, जो कोज ऑफ ब्लीडिंग क्या होता है, इसमें कोज ऑफ ब्लीडिंग, प्लेसेंटा प्रीविया में कोज ऑफ ब्लीडिंग क्या होता है, तो इसका है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के सेपरेशन की वजह से ब्लीडिंग होती है। और अगर आपसे पूछे कोज ऑफ सेपरेशन, इसमें सेपरेट क्यों होता है, कोज ऑफ सेपरेशन, तो कोज ऑफ सेपरेशन का इसका आंसर होगा आपके वीक कनेक्शन, वीक कनेक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वीक कनेक्शन की वजह से ये सेपरेट हो जाता है। इसमें बात करें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ब्लीडिंग के, उनकी ब्लीडिंग जो होती है ब्लीडिंग की बात करें अपन यहाँ, तो एक तो ब्लीडिंग होती है कोजलेस, इसके अलावा बात करें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, और बात करें तो रिवील्ड टाइप की, मतलब एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा बात करें जो ये ब्लीडिंग है वो रेस्ट से ठीक हो जाती है, मतलब रेस्ट करोगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी, और एक्टिविटी से ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है। ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। रेस्ट करने से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, और जितनी एक्टिविटी करेगा पेशेंट उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। अगला बात करें, मतलब यहाँ कोजलेस ब्लीडिंग से मतलब है अननोन कंडीशन, पता नहीं होता क्या कंडीशन की वजह से हो रहा है ये। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन टाइप्स की, इंपॉर्टेंट है टाइप्स। टाइप्स की बात करें तो जो टाइप्स है प्लेसेंटा प्रीविया के वो दिए थे ब्राउनी ने, तो प्लेसेंटा प्रीविया के जो टाइप्स थे वो ब्राउनी ने दिए थे, और ब्राउनी ने इसके जो दिए थे वो देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करें टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट को अपन बोलते हैं लो लाइंग, लो लाइंग से मतलब है जो प्लेसेंटा है उस जो सर्विक्स लोअर पार्ट में होगा, एक तो ये अपना यूट्रस, ये सर्विक्स, जो प्लेसेंटा होगा वो लेटरली मतलब इसके पास में होगा, सर्विक्स के टच नहीं होगा, लेकिन लेटरली सर्विक्स के पास में होता है लोअर बॉडी में, तो इसको फर्स्ट टाइप है लो लाइंग। सेकंड बात करें टाइप सेकंड की, टाइप सेकंड की बात करें तो टाइप सेकंड होता है मार्जिनल से मतलब होता है जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग एक तो सिचुएटेड होता है यूट्रस बॉडी में, ये अपना सर्विक्स, तो ये ओनली इसको सर्विक्स को टच करता है, इसको कवर ना करके ओनली इसको टच करता है। पहले क्या था, पहले टच भी नहीं कर रहा था, टाइप फर्स्ट में ओनली लोअर बॉडी में सिचुएटेड था, सर्विक्स से एक फिक्स डिस्टेंस पे था, लेकिन यहाँ क्या है उसके मार्जिन पे, बिल्कुल मार्जिन पे टच करता हुआ प्लेसेंटा सिचुएटेड है टाइप सेकंड में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें टाइप सेकंड में ही दो टाइप का होता है टाइप सेकंड, एक तो होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है जो टाइप सेकंड है वो सबसे डेंजरस टाइप का होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला आता है टाइप थर्ड, टाइप थर्ड को अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट से मतलब क्या है,
जो अपना प्लेसेंटा होगा वो यूट्रस में सर्विक्स को इनकम्प्लीटली कवर करता हुआ होगा। ये अपना यूट्रस, ये प्लेसेंटा मतलब इनकम्प्लीटली कवर करेगा, पूरा कवर नहीं करेगा, इनकम्प्लीटली कवर करेगा। मतलब वो जो ओरिपिस है उसको कवर करता है ओनली, पूरे सर्विक्स को ना करके। लास्ट होता है टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ की बात करें तो इसे बोलते हैं कंप्लीट। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो कंप्लीटली कवर कर लेता है सर्विक्स को। ये सर्विक्स यहाँ प्लेसेंटा पूरी तरह से कवर कर लेता है इसको। अगर आपसे पूछे सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया किसे बोलते हैं, तो टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ को सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और मोस्ट डेंजरस से पूछे आपको, अगर ऑप्शन में टाइप सेकेंड हो तो टाइप सेकेंड ऑप्शन को राइट मानना है, और अगर ऑप्शन में टाइप सेकेंड पोस्टीरियर हो तो टाइप सेकेंड पोस्टीरियर को सही मानना है। ये ध्यान रखना है। डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट आगे आता है, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट। डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट की बात करें तो अर्लीस्ट डायग्नोसिस क्या होता है, अर्लीस्ट डायग्नोसिस, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायग्नोसिस से। तो अर्लीस्ट डायग्नोसिस माना जाता है वार्निंग ब्लीडिंग को या फिर हेमरेज को। अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है वेजाना से एबनॉर्मली तो उसे अपन अर्लीस्ट डायग्नोसिस मानते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो यहाँ थी अर्लीस्ट डायग्नोसिस। तो वार्निंग जो हेमरेज होता है वो अर्लीस्ट डायग्नोसिस होता है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपसे पूछे तो आपको बताना है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। और आपको अगर पता करना हो कि प्लेसेंटा कहाँ है तो इसके लिए आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू लोकेट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का पता करना है कि प्लेसेंटा कौन सी जगह है, उसके लिए आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। वेजाइना के थ्रू आपको सोनोग्राफी करनी होगी, उससे आपको पता चलेगा कि प्लेसेंटा कहाँ सिचुएटेड है। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखनी है, पीवी एग्जामिनेशन जो नॉर्मली इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप पीवी एग्जामिनेशन करोगे तो ये ब्लीडिंग कोज कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एबनॉर्मल होता है और कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है पीवी एग्जामिनेशन प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। अब नेक्स्ट अपन इसमें बात करें मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में बात करें तो लिमिट करना है आपको, लिमिट द बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ मतलब डिलीवरी, मतलब जो मल्टीपेरा है कंडीशन उसको अवॉइड करना है। हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है, जो मदर है उसके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। और अर्ली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, अवॉइड अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। इसमें भी आपको एक इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, ये क्वेश्चन में आता है बहुत बार, तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। एब्रोटो प्लेसेंटा में भी वही था, इसमें भी होगा एपएचआर, फीटल हार्ट रेट को असेस करना है आफ्टर दैट। इसके बाद में क्या होगा, आफ्टर दैट प्रोवाइड पेरिनियल पेड, उसके बाद में आपको पेरिनियल पेड देना है। उसके बाद में देखें जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट वही रेसिक्टेशन,
जनरल मैनेजमेंट में आपको रिसक्सिटेशन करना है, रिसक्सिटेशन, फ्लूइड और ब्लड देना है। अगर आपसे बेस्ट मैनेजमेंट पूछे, इसका बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो आपको आंसर करना है कंप्लीट बेड रेस्ट, क्योंकि हमने पहले देखा था बेड रेस्ट से जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है। कंप्लीट बेड रेस्ट। नेक्स्ट अपन बात करें डेफिनेटिव मैनेजमेंट की, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट उसका होता है डेफिनेटिव मैनेजमेंट इसका होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एब्रोप्टो प्लेसेंटा में नॉर्मल प्रेगनेंसी करवाना था, लेकिन यहाँ आपको डिलीवरी कंडक्ट करानी है सीजेरियन सेक्शन से, क्योंकि आपको पता है प्लेसेंटा ने जो आपका सर्विक्स है उसको कवर कर रखा है, उसके पास में इम्प्लांटेड है, तो आपके डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आपको सीजेरियन सेक्शन ही करवाना है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में। इसमें आपको डिलीवरी कराते टाइम दो बातों को ध्यान रखना है। कब डिलीवरी कराएं, इसके लिए आपको सबसे पहले एपीआर चेक करनी है। अगर एपीआर नॉर्मल है तो एक्सपेक्टेड करवा देनी है, और एबनॉर्मल है तो आपको इमीडिएट करवानी है। मतलब अगर नॉर्मल है तो आप आगे आराम से फुल टाइम पे करवा सकते हो। मदर को देखना है, मदर अगर रेस्पॉन्सिव है तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी करवानी है, और एक्टिव अगर नॉन रेस्पॉन्सिव है तो एक्टिव डिलीवरी मतलब इमीडिएटली करवाना है। तो और ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन अगर 37 वीक से पहले की कंडीशन हो रही है तो उसमें आपको एक्सपेक्टेड मतलब टाइम पे ही डिलीवरी कराने की कोशिश करनी है, और अगर 37 वीक से ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो आपको इमीडिएट डिलीवरी करवा देनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो न्यू बॉर्न होगा प्लेसेंटा प्रीविया वाली मदर का, उसमें क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। द न्यू बॉर्न ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया मदर, तो ये होगा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जो न्यू बेबी होगा उसमें इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। तो ये हमने यहाँ देख लिया प्लेसेंटा प्रीविया भी अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैनेजमेंट ड्यूरिंग माइनर प्लेसेंटा प्रीविया। अगर माइनर प्लेसेंटा प्रीविया है तो मैनेजमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी है कंप्लीट रेस्ट, ऑप्शन सी है CS, ऑप्शन डी है डर्ग थेरेपी। तो हमने देखा जब भी नॉर्मल कंडीशन होती है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन ना होती है, तो हमें कंप्लीट बेड रेस्ट को प्रीफर करना है, क्योंकि कंप्लीट बेड रेस्ट से भी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो वो जनरल मैनेजमेंट आता है, और सीजेरियन सेक्शन की बात करें तो वो डेफिनेटिव मैनेजमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट बात करें, व्हेन द प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल ओवस partially closed but does not entirely do so when dilated is known as। मतलब partially closed है जो प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन है, उसमें आपका जो प्लेसेंटा है वो पार्शियली कवर कर रखा है ओवस को, सर्वाइकल ओवस को। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है? ऑप्शन ए है मार्जिनल, ऑप्शन बी है लो लाइंग, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन डी है इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसमें मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, तो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में वो कवर ही नहीं करता, पहली बात तो उसके वो मार्जिन पे टच करता हुआ रहता है। लो लाइंग में सर्विक्स के तो टच भी नहीं होता प्लेसेंटा, सर्विक्स से एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है। ऑप्शन सी है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, और ऑप्शन डी है इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ आपके जो होगा पार्शियली क्लोज्ड है, तो ये आपकी ऑप्शन राइट होगा। इस पे राइट आप देखा था, यहाँ हमने देखा था कि जब इनकम्प्लीटली कवर करता है तो वो कंडीशन होती है इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया।
टाइप थर्ड का होता है ये, टाइप थर्ड टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ हमने एपीएच को कवर किया पूरे, एब्रप्टो प्लेसेंटल कंडीशन हाई एमरेज को, उसमें प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टो प्लेसेंटा को पूरा पढ़ने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।